Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of November 2025. 10 नवंबर 2025 का एनालिसिस देखेंगे। पिछले दिनों का जो एनालिसिस है वो मैंने एक कंबाइंड वीडियो में बना दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आप देख सकते हैं, ठीक है ना, पुराना वीडियो। आई होप आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर किया करें। 100-150 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, है ना। तो मेरे को भी जो पर्सनल मोटिवेशन है वो कहाँ आएगा यार, है ना। तो कभी कभी जो बीच में मैं बंद कर देता हूँ उसका रीज़न ये है कि मोटिवेशन चला जाता है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहली न्यूज़ है आप देखेंगे, 3 हेड इन गुजरात ओवर टेरर कॉन्स्पिरेसी। तो एक टेरर कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा गया है गुजरात से। एंड इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थी वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इट वाज दे वर प्लानिंग फॉर सम केमिकल वेपन अटैक, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ राइसिन मिला है। राइसिन तो मेन इस न्यूज़ आर्टिकल में जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है वो है राइसिन। देखो लिखा है ना, द अक्यूज्ड वर एलिजिडली डेवलपिंग राइसिन RICIN विच इज़ एन एक्सट्रीमली लीथल टॉक्सिन डेराइव्ड फ्रॉम कैस्टर बीन्स, ठीक है ना। तो कहाँ से आता है? कैस्टर बीन से आता है। एक्सट्रीमली लीथल टॉक्सिन है राइसिन, जो कि कैस्टर बीन से आता है। एंड दे वर प्लानिंग एन अटैक फ्रॉम दैट, है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। बाकी नाम क्या है, पता क्या है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। राइसिन इज एन एक्सट्रीमली लीथल केमिकल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैस्टर बीन्स। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसमें आपको केवल इस न्यूज़ में राइसिन के बारे में जानना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। बहुत सारे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखेंगे एक एक करके सारे। आगे आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे आप देखो, एक छोटा सा सवाल आपके लिए है। देखो लिखा है ना, सूर्य किरण जेट्स परफॉर्म। तो आपके लिए ये एक्चुअली ये एक्सरसाइज के बारे में नहीं था, लेकिन एक एक्सरसाइज है इस नाम की, इसलिए आपके कमेंट सेक्शन के लिए मैं सोच रहा था कि एक क्वेश्चन दे दूं आपको। एक्सरसाइज सूर्य किरण भारत कौन से देश के साथ करता है? आप गूगल कर लीजिएगा, एक्सरसाइज सूर्य किरण भारत कौन सी कंट्री के साथ करता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गूगल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है ना। वैसे तो ये काफ़ी फेमस है, याद होना चाहिए, बट आपको नहीं याद है तो आप प्लीज़ डू दैट। आगे देखते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, उन्होंने वंदे मातरम के बारे में बोला कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टैंजा लिए गए, बाद के उन्होंने छोड़ दिए कांग्रेस ने। एंड ये पहला सीड था पार्टीशन का। तो अब आप समझिए कि कितना गलत है फ्रॉम, बिकॉज जयराम रमेश जो कि इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, तो उन्होंने बताया। वैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा लेने का निर्णय था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, ठीक है ना। तो ये आपको और चीज़ बता दूं, इट वाज द डिसीजन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, नॉट द डिसीजन बट अ सजेशन फ्रॉम रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि इसके बाद के जो पैराग्राफ्स हैं उनमें रिलीजियस आउटलुक ज़्यादा है और वो डिवीजन का काम कर सकता है। तो फॉर दैट रीजन इट वॉज डिसाइडेड इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफ 1937, 1937 में फिर ये डिसाइड हुआ कि वंदे मातरम के केवल 2 ही स्टैंजास जो हैं वो लेने हैं, बाकी के छोड़ देने हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज इन 1937, याद रखिएगा, 28 अक्टूबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और जयराम रमेश का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग व्हाट, ही इज डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री बाय सेइंग दीज थिंग्स, है ना। अगर आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो यू आर डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा एक और, वंदे मातरम के 150 साल हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1875 में लिखा गया था, ये आपको पता ही होगा, 1875 में लिखा गया था। इसके साथ साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। एंड इसके अलावा जो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसको पहली बार 1896 कैलकाटा सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। तो ये भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1896 में गाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। आदित्य L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शंस फ्रॉम द सन। सबसे पहली बात, आदित्य L1 आपको पता है एक मिशन है जो कि 2023 सितंबर 2023 में ये गया था। एंड बेसिकली इट इज पोजीशनड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1। अर्थ और सन के बीच में जो 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, L1 L2 L3 L4 L5, उनमें से ये L1 पॉइंट पे है, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है। एंड कंटिन्यूअस अनअब्स्ट्रक्टेड व्यू आता है सन का यहाँ से। एंड ये लैग्रेंज पॉइंट कौन से होते हैं? जहाँ पे
जहाँ पे हर डायरेक्शन में जो ग्रेविटी लग रही है वो बराबर लगती है, इसलिए वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और ये आदित्य L1 मिशन है, बेसिकली ये सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, कोरोना जिसको बोलते हैं, सन का कोरोना, उसको स्टडी करेगा, तथा कोरोनल मास इजेक्शंस, जो वहाँ से इजेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जो वहाँ से सोलार विंड्स और कोरोनल मास निकल रहा है, उसको स्टडी करेगा। तो वही इस न्यूज़ आर्टिकल में लिखा है कि आदित्य L1 गेट्स अ क्लोजर लुक एट द इरप्शंस फ्रॉम द सन। इसमें पेलोड्स हैं अलग अलग, तो जो पेलोड इसको देखने में मदद करता है उसका नाम है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। विजुअल एमिशन लाइव कोरोनोग्राफ, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से बेसिकली जो कोरोनल मास इजेक्शन है, देखो नीचे लिखा भी है CME, कोरोनल मास इजेक्शन, तो बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। बाकी आपको बताया है मैंने लैग्रेंज पॉइंट 1, जहाँ पे सन नेवर सेट्स, वेयर द सन नेवर सेट्स फ्रॉम द लैग्रेंज पॉइंट 1। तो ये भी एक फैक्ट आप याद रखेगा कि द सन नेवर सेट्स फ्रॉम द लैग्रेंज पॉइंट 1, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है क्लाइमेट चेंज इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज इम्पैक्ट सॉइल्स ऑर्गेनिक कार्बन। अब ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, वहाँ पे एक स्टडी हुई है जहाँ पे सॉइल के नुकसान के, या सॉइल का कहना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन का जो लॉस होता है सॉइल से, उसके दो मेजर रीजंस पता चले हैं। पहला तो रीजन है क्लाइमेट चेंज, द क्लाइमेट चेंज इज द फर्स्ट रीजन जिसके कारण हीट बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें। एंड सेकंड इज द इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज, ठीक है ना। सेकंड इज द इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज। अब यहाँ पे देखो लिखा है द स्टडी नोटेड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब चाहे कोई भी क्रॉप हो, चाहे कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न हो, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड एलिवेशन आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिसाइड द ऑर्गेनिक कार्बन कंसेंट्रेशन। ऑर्गेनिक कार्बन डिसाइड कौन करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल एंड एलिवेशन, है ना, कि कितनी हाइट पे है, कितने एलिवेशन पे है, कितना रेनफॉल है, नहीं कितना वहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये तो 3 फैक्टर हो गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी कि अगर आप इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हो तो ऑर्गेनिक कार्बन जो होती है वो डिक्लाइन करती है, सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन। अब ये याद रखिएगा कि इस रीजन से कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे सॉइल की प्रोडक्टिविटी या सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन घटा है। तो यहाँ पे आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस्ड यूज़ है ना, इम्बैलेंस्ड यूज़ है। इसी कारण से यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो है मेनली यहाँ पर काफ़ी स्क्यूड है टुवर्ड्स यूरिया एंड फॉस्फोरस, और साइंटिफिक तरीके से होता नहीं है, इम्बैलेंस होता है, इस कारण से यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा जो है स्टेट जहाँ पर कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज, जहाँ पे सॉइल कंटेंट घट रहा है, तो वो भी सेकेंड रीज़न है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें मैंने शायद नाम भी लिखे हैं स्टेट्स के विच आर देयर, जो कि इम्पैक्ट खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर है वो स्टेट्स हैं राजस्थान एंड तेलंगाना। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ जो है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, COP30। आप सबको पहले तो लोकेशन पता होना चाहिए COP30 का, वो है बेलेम, ब्राज़ील में। याद रखिएगा, दिस इज़ बेलेम, ब्राज़ील। एंड इस बार जो समिट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? द नेम विच हैज़ बिन गिवन टू दिस समिट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन समिट। इस समिट को कहा जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन समिट होने वाला है। एंड बेसिकली ब्राज़ील, आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, बिकॉज ऑफ द अमेजॉन फॉरेस्ट एंड ऑल, अमेजॉन फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है तो अमेजन फॉरेस्ट में डाई विच आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना, वर्ल्ड का लंग्स कहा जाता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। तो मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पे मतलब डेंस फॉरेस्ट है, और वो दे कैन डाई बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज एंड ऑल, विच विल बी एन इरिवर्सिबल डिक्लाइन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। देन इसके अलावा COP30 में क्या है, मैंने बताया इसको इम्प्लीमेंटेशन COP कहा जा रहा है। दिस COP इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन COP एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ वाटरशेड इवेंट वेयर प्रायर कमिटमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू कॉन्क्रीट एक्शन। तो अभी तक जो कमिटमेंट्स थे उनको कॉन्क्रीट एक्शंस में कन्वर्ट करने का COP माना जा रहा है इसको। तो लेट्स सी कि कितना ज़्यादा ये उसमें खरा उतरता है। इसके अलावा इट्स अ ईयर ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक ऑल्सो, इट्स अ ईयर ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक, मतलब कि COP30 जो है यहाँ पे रिव्यू होने वाला है बाय द कंट्रीज वॉट एवर दे हैव डन इन द लास्ट 5 ईयर। जो ग्लोबल स्टॉक टेक है उसका मतलब क्या होगा कि हर 5 साल में हम रिव्यू करेंगे। पेरिस डील के बाद से डिसाइड हुआ था कि हर 5-5 साल में वो रिव्यू किया करेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस दैट द वर्ल्ड हैज़ मेड। एंड उसके चलते 2020 में हुआ था स्टॉक टेक, और अब 2025 में स्टॉक टेक है। एंड
बाकू टू बेलेम कहा जा रहा है इसको रोड मैप। बाकू में लास्ट हुआ था स्टॉक टेक और इस बार बेलेम यानी ब्राज़ील, तो बाकू टू बेलेम कहा जा रहा है। एंड इसके अलावा ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन की बात चल रही है कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन लिख लो, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, बेसिकली इसकी बात चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिफाइबल गोल्स एंड मेट्रिक्स बनाया जाएगा कंट्रीज़ के द्वारा। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन मतलब कि इस राइज के साथ, इस टेम्परेचर राइज के साथ आप किस तरीके से अडेप्ट करेंगे, अडेप्टेशन के लिए ग्लोबल गोल्स और क्वांटिफाइबल गोल्स एंड मेट्रिक्स जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। और TFFF तो मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी जो बनाई जा रही है, वो एक फंड के रूप में बनाया जा रहा है। एंड दैट इज़ फॉर इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, अगर आप 1 हेक्टेयर प्रोटेक्ट करते हो तो $4 आपको एनुअल उसमें मिलेगा, है ना। तो पर हेक्टेयर प्रोटेक्टेड एरिया में $4 का इसमें किया गया है, ठीक है। एंड 6 की फोकस एरियाज जो है, 5-6 फोकस एरियाज हैं इस बार के COP के। तो एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, स्टुअर्डशिप ऑफ फॉरेस्ट, ओशंस, बायोडाइवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड सिस्टम, रेजिलियंस इन सिटीज़, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कंट्रीज़ जो हैं वो अपने मतलब जो NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं वो चेंज करने वाली हैं, अपडेट करने वाली हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस साल 2025 में अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको अपडेट करने वाली हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फिनांस है, ओरिजिनल जो पेरिस की प्लेस थी वो ये थी कि $100 बिलियन पर ईयर डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना होगा, बट वो टारगेट तो आज तक पूरा हुआ नहीं है ना। इसके बाद अब क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल, मतलब कि $100 बिलियन से बढ़ करके $300 बिलियन एनुअली बाय 2035 हो गया है, ठीक है। तो जिसको न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो TFFF वाली फैसिलिटी है, तो वो भी न्यूज़ में है, अभी रिसेंटली ही उसको अडॉप्ट किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक न्यूज़, यहाँ एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी, इंडिया एट COP30। तो बेलेम, इंडिया विल चैंपियनिंग द क्लाइमेट जस्टिस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मेन चीज़ इंडिया करने वाली है वो ये करने वाली है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रही हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ देखो, इंडिया प्लेड अ pivotal role in coordinating the G77 plus China bloc of developing countries to advocate the fair and predictable finance goals under the NCQG framework। तो G77 याद रखना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके ग्रुपिंग है, ठीक है। G77 इज द ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। एंड इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अमेजोन भी रिस्क में है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्क में है, वो सारी न्यूज़ में रहेंगी फ्रॉम दैट, है ना। अब एक देखो, क्लाइमेट से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ थी जिसमें टिपिंग पॉइंट लिखा हुआ था। तो व्हाट इज़ द टिपिंग पॉइंट? तो बेसिकली वार्म वाटर कोरल्स जो हैं आर इन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल डाई ऑफ फ्रॉम द सक्सेसिव मैराइन हीट वेव्स। जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उस कारण से मैरीन हीट वेव्स भी आ रही हैं। एंड उस मैरीन हीट वेव के कारण बेसिकली हुआ क्या है कि जो कोरल्स हैं दे हैव रीच्ड टू एन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल डाई ऑफ पॉइंट, है ना। मतलब कि इरिवर्सिबल डाई ऑफ पॉइंट मतलब कि जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता, ऐसी कंडीशन में पहुँच चुके हैं। और इस कारण से बेसिकली उसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कहा जा रहा है ना। व्हेन द एनवायरमेंटल सिस्टम बिगिंस टू शिफ्ट इनटू अ डिफरेंट स्टेट, मतलब जैसा स्टेट था उससे बिल्कुल अलग स्टेट में जब पहुंच जाए, इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। एंड यही चीज़ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी है कि दे कैन डाई बैक, जैसे मैंने बताया, एंड दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट इकोसिस्टम सच एज सवाना। मतलब कि सोचो, रेन फॉरेस्ट से पूरा सवाना में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर राइज और जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है अगर वो मतलब कंट्रोल नहीं किया गया तो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखो लिखी है, जो आइस जो पिघल रही है,
तो ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है, अगर वहाँ से आइस पिघलनी शुरू हुई तो दैट दिस कैन लीड टू एन कोलैप्स इन द ओशियन करंट। इसको कहते हैं अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। लिख लीजिएगा इसको, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। लास्ट में यहाँ पे लिखा है देखो, along with the heat waves and drought, wildfires still threaten to be frequent। तो क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स तो हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, वाइल्ड फायर भी बहुत बड़ा एक रीजन है। आप सब देख सकते हैं कि जो जो काउंटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इट हैज़ बर्नट बिटवीन मार्च 2024 टू फरवरी 2025। मतलब एक साल में लगभग 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट फायर देखने को मिला है, विच इज़ एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ इंडिया एंड नॉर्वे कंबाइंड। इंडिया प्लस नॉर्वे कंबाइंड है जितना एरिया, उतना एरिया वाइल्ड फायर के शिकार हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल पार्ट में तो बिल्कुल ही अच्छे आर्टिकल नहीं थे, जो थे यही थे। अब अगली जो आर्टिकल है वो हम देखेंगे, डज इंडिया नीड न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, बिल्कुल यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में आया है। ठीक है, पहला है फंक्शनल फूड, आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, फंक्शनल फूड्स। अब फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर एनरिच्ड फूड्स दैट प्रमोट हेल्थ और प्रिवेंट डिसीजेस। इनको एनरिच्ड फूड कहा जाता है। जैसे आपने लेबलिंग सुनी होगी, ओमेगा 3 फोर्टिफाइड मिल्क, मतलब ऐसा मिल्क जिसमें ओमेगा 3 डला हो। ठीक है, इसके अलावा विटामिन एनरिच्ड राइस आपने सुना होगा। तो जब इस तरीके के जो फूड प्रोडक्ट आजकल पैकेज्ड फूड्स में आ रहे हैं तो ये कहलाते हैं फंक्शनल फूड्स। ठीक है ना, इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि न्यूट्रीजिनोमिक्स। न्यूट्रीजिनोमिक्स मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ न्यूट्रिशन इंटरेक्ट विद जीन्स। न्यूट्रीजीनोमिक्स, न्यूट्रिशन जीन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो है न्यूट्रीजीनोमिक्स। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब जब फूड ग्रेन्स में आप अलग अलग केमिकल्स, मतलब केमिकल्स नहीं, अलग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आप उसमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ऐड करते हैं तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा 3D फूड प्रिंटिंग एंड बायो प्रोसेसिंग, ये भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है। 3D फूड प्रिंटिंग एंड बायो प्रोसेसिंग जिनकी यूज़ की जा रही है इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शनल फूड्स। इसके अलावा दूसरा जो आइटम है यहाँ पे वो स्मार्ट प्रोटीन्स हैं। दे रेफर टू प्रोटीन सोर्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी दैट एम टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन कन्वेंशनल प्रोडक्शन। मतलब जो कन्वेंशनल फूड आर्टिकल्स हैं प्रोटीन के, उनके ऊपर डिपेंडेंस को हटाने के लिए स्मार्ट प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं। तो दे आर डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट प्रोटीन्स भी, एंड इसमें आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो बन ही रहा है, जैसे लेग्यूम, सेरल्स, ये ऑयल सीड्स हो गए, है ना। इसके अलावा आपका ये आजकल एनिमल मीट एंड डेयरी में भी है। सिंगापुर ने जैसे चिकन ही बना दिया पूरा बायो प्रोसेसिंग का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन्स का यूज़ किया जा रहा है। इंडिया को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का जो न्यूट्रिशनल लैंडस्केप है अभी भी हाईली अनइवन है। मोर देन 1/3 ऑफ द चिल्ड्रंस आर स्टंटेड, मतलब कि हमारे यहाँ स्टंटिंग या लो हाइट फॉर एज जो है वो बहुत बड़ा इशू है। स्टंटिंग भी है, वेस्टिंग भी है। हमारे यहाँ वेट भी हमारे यहाँ हाइट के हिसाब से कम है बहुत ज़्यादा। तो स्टंटिंग वेस्टिंग दोनों इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करें। स्पेशली जो प्रोटीन का डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे आप लोग भी अपना ही ट्रैक करें ना, जो नॉर्मल खाना हम दिन भर में खाते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 ग्राम की प्रोटीन मिल पाती है, और चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, है ना। स्पेशली जो वेजिटेरियन डाइट है उनमें तो बहुत ही कम रहता है ना। तो चैलेंज फिर अचीव करना होता है कि आप किस तरीके से न्यूट्रिशनल सेफ्टी अचीव कर पाओगे। तो ऐसे में फंक्शनल फूड्स, स्मार्ट प्रोटीन्स जो हैं, दे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि दे आर अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी। बायो E3 जो पॉलिसी है हमारी, बायो E3 पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो बेसिकली है वो इसमें काम कर रही है, फंक्शनल फूड्स में भी और स्मार्ट प्रोटीन्स में भी। बायो E3 याद रखना है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। फंक्शनल फूड फ्रंट में साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, जैसे कि जिंक एनरिच्ड राइस हमने किया है IIRR हैदराबाद में। आयरन रिच पर्ल मिलेट इक्रीसैट में किया गया है ना। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, ITC हो गया, मारिको हो गया, जो कि फोर्टिफाइड क्रॉप्स में, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
बेसिकली दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई डेफिनेटिव गाइडलाइन इशू नहीं की है ऑन ऑन दीज, कि किस तरीके से ये इस पे कोई गाइडलाइन नहीं निकाली है, ठीक है ना। तो दैट इज़ वन। लास्ट में अभी हम देखेंगे क्या करने की आवश्यकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो लैब मेड फूड आइटम्स को ऐसा ना हो कि इग्नोर कर दें। तो पहली चीज़ है कि पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है। दूसरा, फसाई को कहा गया कि भाई आप क्लियर डेफिनेशंस और सेफ्टी वैल्यूएशंस, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन करो, एक डेफिनेटिव गाइडलाइन प्रोवाइड करो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको, बायो मैन्युफैक्चरिंग को और स्केल अप किया जा सके। एंड पब्लिक एजुकेशन एंड फार्मर्स को इंक्लूड करो वैल्यू चेन प्रोसेसिंग में, है ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ये एक काफ़ी अच्छा होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड। यहाँ पे भूटान जो है अब एक ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी बेसिकली। और यहाँ पे इस कंट्री में भी रिसेंटली इन्होंने क्या रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने GPPF यानी ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल जो है वो रखा है। और ये बेसिकली सारे रिलीजन्स के लिए रखा गया है ताकि रिलीजियस एकता या पीस की बात को जो मैसेज है वो किया जा सके। तो अभी जैसे बुद्धिज़्म की सारी ब्रांचेस यहाँ पर आई हैं। महायान की ब्रांच चाइना, सिंगापुर, ताइवान से आई है। एंड जो कंबोडिया, म्यांमार और श्रीलंका है एंड थाईलैंड है, वहाँ से थेरावाद जो हिनयान वाला ब्रांच था वो आया है कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड से। एंड वज्रयान की जो ब्रांच आई है वो आई है भूटान, इंडिया एंड तिब्बतन रीजन से, दैट इज़ फ्रॉम द वज्रयान। तो ये काफ़ी आए, तो हर साल ये करेंगे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, याद रखिएगा भूटान में होता है, ठीक है। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.